सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। मंगल की सुबह चलने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को क्या पता था कि उन पर क्या बीतने वाली है। मुसाफिर ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी कि पहले ट्रैक पर धमाका हुआ, फिर फायरिंग हुई, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस को सुरंग में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया। इंतहाई दुश्वार गुजार और सड़क से दूर होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 190 यरगमाल मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया, जबकि 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को बतौर ढाल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस यरगमालियों के सबब इंतहाई एहतियात से काम ले रही हैं। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से सैटेलाइट फोन्स के जरिए राब्ते में हैं। फोर्सेस के ऑपरेशन के नतीजे में रिहाई पाने वाले एक मुसाफिर ने कहा कि शदीद फायरिंग हुई, लेकिन फौज और एफसी के एहलकारों ने हमें बाजियाब करवाकर यहाँ तक बाहिफाजत पहुँचा दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस बाकी मुसाफिरों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कोशा हैं और दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। सिचुएशन इसी पर बात करते हैं। तो चामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ साथ डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। हारिस साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये बड़ी इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है, आप और मैं उससे बाखबर हैं, बड़ी खौफनाक सिचुएशन है, अलार्मिंग भी है। लेकिन एक बात तो मुसलमान हकीकत है कि इसके भी ताने बाने जो है वो अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और अफगान हुकूमत की सरपरस्ती में ये मामला चल रहे हैं, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं। अब फौरी तौर पर हमें हालात की संगीनी को देखते हुए आप समझते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान को एक्टिव करना अब बहुत वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, कैसे देख रहे हैं? देखें आमना, बात यह है कि ये बड़ी सीरियस सिचुएशन है। पूरी कौम को और हुकूमत को इसको सीरियसली लेना चाहिए। आर्म फोर्सेस ने तो देखें, जनरल आसिम मुनीर चीफ आर्मी साहब ने बारहा ये बात की है कि वी आर डिटरमिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान। इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी होगी, जितनी शहादत देनी होगी, वी विल डू इट। वी विल कीप किलिंग टेररिस्ट, लेकिन टेररिस्ट पीछे से इन्फिल्ट्रेट करके आते रहेंगे। अगर ख़त्म करना है, एक तो अज़्म इस्तेहकाम की बात की गई, नंबर 2 कहा कि पूरी कौम खड़ी हो और एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो होते हैं, जिसमें तमाम हुकूमत के अदारे मिल के इसको कंट्रोल करते हैं, ताकि इलीगल स्पेक्ट्रम का जो है, जिसमें हुंडी का पैसा आ रहा है, उसके बाद स्मगलिंग का आ रहा है, फिर नारकोटिक्स का आ रहा है, फिर और चीज़ें स्मगल हो रही हैं, ये पैसा सारा इनको जाता है, जिसकी वजह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। फिर उसके बाद इंडिया जो उनको फंडिंग कर रही है, काबुल में बैठे हुए, अभी भी वो कम्युनिकेशन में है, वो किया जाता है। तो इसको सब मिलके करेंगे तो फिर ख़त्म होगा। एक तो ये बात है। सेकंड ये कि देखें, इस वक्त जो हालात हुए हैं ना, इसके लिए पूरी कौम को चाहिए कि एक दफ़ा ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस क्रिएट करें। करेक्ट। जैसे इसके में जो हुआ था, तो वहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान रहा था, उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? और उसके बाद ये देखें कि हमारी पूरी पोलिटिकल पार्टीज कंसेंसस ने अज़म इस्तेहकाम की बात की। PTA ने कहा कि वी डोंट एक्सेप्ट, ANP ने कहा वी डोंट एक्सेप्ट, इवन ने कहा जी वी डोंट एक्सेप्ट। तो जिस सूबों में ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर वही लोग ऐसे करेंगे तो ऐसे किस तरह चलेगा? ये तो वो बात है, फौज की आप लाइफ जैकेट पहना के हाथ पांव बांध के दरिया में फेंक दो, ना वो डूबेंगे ना किनारे लगेंगे। दिस इज द सिचुएशन। आपको चाहिए कि इस वक्त सीरियसली लें और गवर्नमेंट हैज टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। वो इसको करे और आपको रिसोर्सेज दे, ताकि उनके पास अमेरिकन साख के लेटेस्ट वेपन एमुनिशन लगे हुए हैं। वो उनको एरिया का अपने का पता है। हमें अब देखें कितना बड़ा ऑपरेशन है ये, किस तरीके से मुसल्लह फौज ने रातों रात पूरे एरिया को घेरे में लिए, माउंटेनस टेरेन, रगड टेरेन के अंदर 190 लोगों को अभी बाजियाब करवा लिया है। 30 हमने उनको मार दिए हैं, उनके टेररिस्ट को मार दिया है। और भी उन्होंने क्या किया, 3-4 टोलियां बनाई हैं, हर एक के साथ एक एक खुद कुछ बमबार बैठे हुए हैं, औरतों बच्चों को फील्ड बनाए हुए हैं, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है काबुल में रॉ और इनके सहूलतकारों के साथ वो इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम स्लो ऑपरेशन इसलिए कर रहे हैं, वी आर वेरी केयरफुल कि कहीं खुदा न खास्ता हमारा कोलेटरल डैमेज ना हो, औरतें बच्चे ना मारे जाएं, जिसकी वजह से हमारी जो लोग बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। और आई एम श्योर कि एक रात में, ये कल सुबह तक ये ऑपरेशन वाइंड अप हो जाएगा और ये कोई भी बच कर नहीं आएगा, क्योंकि घेरा पूरा डाल लिया है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। हेलीकॉप्टर भी है, उसके बाद आपने इनको पूरे इनकी फायरिंग भी हुई है और बहुत ये फायरिंग करके लोगों को निकाला भी गया है। बात है कि इस वक्त ये अफवाहों पे मत, ये जो लोग कर रहे हैं ना इस वक्त, जो इंडिया फेक न्यूज़ चला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, पुरानी वीडियो दिखा रहा है,
एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी है, वो उनको तो मौका मिल गया। जी जी, दिस इज बड़ा अफसोस की बात है इस मौके के ऊपर, जब ये किस्म का पाकिस्तान पे अटैक हुआ 5th जनरेशन वॉर का, यू हैव टू बी ऑल टुगेदर स्टैंडिंग एज अ नेशन, तब आप इसको करेंगे। देखें एब्सोल्युटली, इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगी। एहतशाम साहब का भी टेक लेते हैं इस पे। एहतशाम साहब, पहले तो हमें खुद यूनिटी दिखानी है, फिर हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब देखेंगे। जब हम ये बात करते हैं कि जी इस सिलसिले में यूएन क्या कर रहा है या इंटरनेशनली खामोशी क्यों पाई जा रही है, तो सबसे पहले अपना हाउस ऑर्डर करना पड़ेगा। आपको सिक्योरिटी फोर्सेस की तो हम काविशें देख रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में इन वाक़यात के तदारुक के लिए सियासतदानों की कोई एफर्ट नज़र आ रही है? अभी तक कोई APC कॉल, इस तरह के मामला, कुछ भागदौड़ तो होनी चाहिए थी बड़ी, तो आपको कुछ ऐसे मामला नज़र आ रहे हैं इस्लामाबाद में भी? हमने अभी आपने यूनाइटेड नेशन की बात की, बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की, तो दो बातें इस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पे हैं कि अब TTP को तो आपने नहीं है, ग्लोबल टेररिस्ट रिपोर्ट जो आई है, नई टेररिज्म रिपोर्ट, उसमें दुनिया की 4 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों में से एक TTP को शामिल किया गया। BLA आप देख लें, वो भी डिक्लेयर्ड है, UN की अमेरिका की तरफ से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस हद तक तो हमें पता है कि जी अमेरिका और यूनाइटेड नेशन जो है ना वो क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन मसला तो अब यह है कि ये प्रॉक्सी वार इस जो हमारे रीजन में हिंदुस्तान लड़ रहा है और इसमें यूज़ हो रहा है अफगानिस्तान भी और माज़त के साथ ईरान भी। अब इसका क्या किया जाए? देखें ना, हम ना ये नज़रिए की जंग है इस वाक़े की। जी 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 हाँ, वो तो कंडेमनेशन करते हैं, वो तो आपको पता है इस तरह की कंडेमनेशन खुद करवाते भी हैं लोग, तो आ भी जाते हैं, जाहिर है वो तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। असल बात है ना आज़ादी की जंग है, ना नज़रिए की जंग है, डॉलर की जंग है, पैसों की जंग है, मफादात की जंग है, जिसमें हमारे एक मखसूस पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, ब्लॉगर, यूट्यूबर, ये भी पैसा झूठी खबरें चला रहे हैं। देखिए हम ना असल बात यह है कि जो बात मानने वाली बात है, अपनी गलतियों को भी देखना होगा। अब ये 2014 के APS के बाद ये बड़ा वाक़या यह हुआ है। अब होना तो ही चाहिए कि जी अब सारे स्टेक होल्डर बैठ जाएँ, कोई बैठ के कोई कंसेंसस बनाया जाए इस हवाले से क्या करना है। बलूचिस्तान की वो जमातें जैसे अख्तर मैंगल जैसे लोग हैं जो मुसल्लह जदोजहद में बिलीव नहीं करते, उनको बिठाया जाए, उनके ग्रीवेंसेस सुने जाएँ कि वो क्या चाह रहे हैं। दूसरा, हम ना बलूचिस्तान इतना बड़ा है, दुनिया के 60 मुल्कों से बड़ा इलाका है, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा वो बड़ा इलाका है। और फिर ये जो इलाका है खिची बुलान का इलाका जो है ना, ये उसमें भी एरिया में आता है, जिसमें लेवीज़ और FC जो ऑपरेट कर रहे होते हैं, पुलिस यहाँ पे नहीं है। तो आप देख लें इतनी दूर दूर तक जाना, हुकूमत हर वक्त हर जगह पे आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद नहीं हो सकते। हाँ, ये हमारा जब तक इंटेलिजेंस का लेवल जिसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत वो किया जाए, और फिर हमारे जो दुश्मन बाहर बैठे हैं, हैंडलर बाहर बैठे हैं, उनको भी सबक सिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। सबसे बात अहम आमना इस वक्त यह है कि क्या सियासी जमातें हमारे प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेंगे कि जो रोज़ रोज़ की लड़ाई एक सियासी जमात के साथ हो रही है वो अपनी जगह भी लड़ते रहें, लेकिन ये कि नासूर दहशत गर्दी का है, इससे निपटने के लिए हमें कुछ करना होगा। इसके लिए मेरा ख्याल है एक जिसको कहते हैं फुल टाइम आमना, इसके लिए एक ज़रूरत है कि कोई एफर्ट किया जाए, और एक डिटर्मिन्ड एफर्ट जब तक नहीं होगा ये दहशत गर्दी का नासूर हमारे लिए मुसीबत बना रहा है। हारिस साहब, ये जो अगर हम अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की अगर हम बात कर लें तो सिफारती महाज पर हमारी तो एफर्ट्स, हमने तो ये बारहा इस चीज़ का इजहार किया कि कैसे अफ़गानिस्तान से और शवाहिद के साथ मामला आगे रखे हैं कि कैसे वहाँ से उनकी सॉइल यूज़ होते हुए दहशत गर्दी की जा रही है और अफ़गान हुकूमत कैसे उनकी पुष्ट पनाही कर रही है। अब मामला ये है कि इससे तो खित्ते की सलामती भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो भी मुतासर होगी, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इस पे जो हम देख रहे थे कि जब तालिबान हुकूमत आने वाली थी उस वक्त दोहा में जो एक मुआहिदा चल रहा था, जिन ममालिक ने उस वक्त किरदार अदा किया था वो इस वक्त एक्टिवली अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे, और साथ ही साथ UN इस सिलसिले में क्या कर सकता है, और अमेरिका का किरदार भी आप किस तरह से देखते हैं, उनका असलहा इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त? देखें, हमने ट्रंप ने खुद कहा कि हम $7 बिलियन का वेपन्स, एमुनिशन और ट्रक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़ के, इमेजिन $7 बिलियन, 7.5 लाख राइफल इस तरह छोड़ के आए वहाँ पर, जो सब इन्होंने बेच भी दिए हैं अफगानियों ने, और इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लग गए। UN की रिपोर्ट है 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर उनके लिए सेफ है बना, अलकायदा वो ट्रेन कर रही है, इंडिया वहाँ पहुँचा हुआ है, काबुल एम्बेसी में इंडियन में सब ये प्लानिंग होती है पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए और KPK के लिए। किसको नहीं पता। बात ये है कि हमें 3-4 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी चाहिए। नंबर 1, जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये तो हम करेंगे, चीफ आर्मी साहब ने कहा है, हम करते रहेंगे, तहसील तो मारते रहेंगे, बट अगर पूरी ख़त्म करनी जड़ से, देन यू नीड टू हैव कंप्लीट एज ए ये नेशन आपने लड़ाई करनी है। सेकंड, हम पॉलिटिकल हमारा कंसेंसस क्यों नहीं है, मुझे ये बताइए।
एपी 3 पार्टियां कह रही हैं जी कि वहाँ केपीके में हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप एक जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एपीसी करें, जैसे ये शहीदों के जो एपीएस के स्कूल के हुआ था, आप वहाँ पर चार्टर और जो बना हुआ उसको तो अमल करें और सेकंड स्पेशल मिलिट्री कोर्ट्स बनाएं, इसके लिए स्पेशल बनाएं टेररिस्ट के लिए, इसके एक्सक्लूसिव, और वहाँ पर उनको इमीडिएट सजा दे के उनको जो सजा देनी है की जाए, उनको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि डेटरेंस तो हो। हाई कोर्ट जाके वो जो 8 से 10 केस लड़ते हैं उसके बाद जाके हाई कोर्ट में उनको छोड़ दिया जाता है। नंबर 2, देखिए अफगानिस्तान वो ट्रबलसम रखना चाहते हैं क्योंकि अफगानिस्तान में हालात ख़राब होंगे तो ना हमारी सेंट्रल एशिया से अफगानिस्तान के थ्रू बलूचिस्तान में कनेक्टिविटी होगी, ना गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज होगा, ना यहाँ से पूरा सेंट्रल एशिया की मंडी यूज हो सकेगी अफ्रीका के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए ब्रिगेड साहब, ये केपी की गवर्नमेंट क्या मैसेज दे रही है? केपी की गवर्नमेंट ब्रिगेड साहब अगर ये मैसेज दे कि हम अपने तौर पे उनसे बात करेंगे, दहशत गर्दों से, अफगान हुकूमत से बात करेंगे, अब मुझे बताएं कि ये इससे तो आप देखें हमें नुकसान होगा। वो समझते हैं दुश्मन तो समझता है कौम बटी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट किसी और तरह सोचती है, केपी की गवर्नमेंट अपने तौर पे अपने आप देख ले नॉर्डर का ख्याल नहीं है। कोरम एजेंसी में एक दफ़ा सीएम नहीं गया वहाँ पे, और लेकिन वो कहते हैं जी हम जाके अफगानिस्तान से बात करेंगे। आप मुझे बताएं कोई लॉजिक है इसमें? देखिए एहतशाम साहब, सबसे पहली बात है आप किसी तरफ दुनिया में बात करेंगे आर यू टुगेदर। आप देख यूक्रेन की वॉर देख लें, इराक पूरी नेशन तो थी यूएसए की, वो देवर टुगेदर, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते इवन अंडर डिफरेंसेस है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस। बट हियर यही हमें नेशनल असेंबली में जाना चाहिए। नेशनल असेंबली में आज ज्वाइंट सेशन, यूनिफाइड मैसेज जाना चाहिए, यूनिफाइड मैसेज, ज्वाइंट सेशन करके बताएं कि जी ये हमारा रेजोल्यूशन है, the whole nation is standing behind the armed forces. Correct. We are going to give you all resources. We want this terrorism to be eliminated once for all from the Pakistan. इसके लिए हमें अमेरिका को यूज करें, इंडिया को बताएं। मैं तो कहता हूँ ये गुलबचन जादेव को अभी एग्जीक्यूट करें, इसकी बॉडी को भेजे बाहर इंडिया में, पता चले उनको कि कैसे मुल्क में दहशतगर्दी होती है। ये ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, नोन है आपके सामने, वो जो दहशतगर्दी कर रहे हैं इसको तो एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम यही है सबके अपने इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं। पाकिस्तान को अफगान तालिबान से भी लास्ट टाइम बात कर लें, क्लियर बता दें, देन वी शुड गो फॉर सर्जिकल स्ट्राइक और इनकी लॉजिस्टिक्स को बंद कर दें। वी शुड, मेरे ख्याल में हमें इनके इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं है। इनको बाय एक्शन, और अफगान रिफ्यूजीज ऑल शुड बी सेंड बैक टू अफगानिस्तान ताकि इनको पता चले, और ब्रीडिंग प्लेसेस जो है यहाँ पर इनके लिए, जहाँ पर ये सख्त स्टांस लेना पड़ेगा, सॉलिड एक्शन करना पड़ेगा। साहब एफएटीएफ ने तो हिंदुस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और इसके साथ साथ आपका क्या कहते हैं पैसे का जो इस्तेमाल है वो बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया दोनों चीज़ें, लेकिन अमेरिका या बाकी मुल्क दे आर अनमूव्ड। वी ऑल अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द इश्यूज। ठीक है, थैंक यू सो मच। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे इस मामले पर बात करने के लिए। बड़ी ही अफसोसनाक बात है ये कि जो ये भी मामला हुआ है जाफर एक्सप्रेस पर, दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, इस पर भारतीय मीडिया तो एक्टिव हुआ है, लेकिन कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर ऐसे हुए हैं जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दिया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा साहब, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब वेलकम टू द शो। ये सबसे पहले सोशल मीडिया का जो हम देख रहे हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा एक ऐसा वाक़या जो हम देख रहे हैं कि काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, खौफनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है, उस पर सोशल मीडिया पर जो मनफी प्रोपेगेंडा है वो तो जलते पर तेल का काम कर रहा है। कैसे इसको केटर किया जाए? बहुत शुक्रिया। देखिए पहली बात तो यह है कि सबसे पहले हमें उन लोगों का सोचना चाहिए जो इस मुश्किल सिचुएशन के अंदर हैं, और उनकी फैमिलीज का सोचना चाहिए। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो कुछ ऐसे अनासर हैं, कुछ ऐसे छोटे लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर आप अपने अदारों पे और मुल्क पे हमला करेंगे, टारगेट करेंगे, मुल्क को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद उनकी जो अपनी जो गुस्सा है वो ठंडा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त उन लोगों को सोचना है, उन बच्चों को, उन खवातीन के बारे में सोचना है जो इस वक्त जिनको दहशतगर्दों ने होस्टेज बनाया हुआ है। सवाल तो वो है, मतलब आप अपना पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू हो गए हैं। आप पाकिस्तान की जो है वो अदारों के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर क्वेश्चन मार्क करने शुरू हो गए। पूरी दुनिया में सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं, भारत में हो जाती हैं, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पे कई लोग जो हैं वो लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। दहशतगर्दी एक ग्लोबल फिनोमिनन है, ये इसको सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद नहीं है। क्या अमेरिका के अंदर स्कूल शूटिंग में नहीं हमने देखी, वहां पे लोग बच्चों को कत्ल कर देते हैं। सो इस तरह के वाकयात हो जाते हैं। असल चीज ये है
असल चीज ये है जिस चीज को सोचना चाहिए कि आए उन फैमिलीज को सपोर्ट करें, उन फैमिलीज का ख्याल करें, उनके बारे में बात करें, उनको इंगेज करें, उनके लिए सोचें कि वो किस सिचुएशन में उनके डायरस बने, सहारा बने, और अपनी पाक फौज और अदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस जो इस वक्त पिछले 36 घंटे में इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, और दुनिया भी इनकी काविशों को सराह चुकी है कि 80,000 जानों का नजराना पेश किया गया है इस दहशतगर्दी की जंग में। ये कुछ साल पहले ही की अगर बात कर लें, अब दोबारा हम जिस तरह से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल बनी हुई है वो बड़ी अलार्मिंग है, और इसमें फिर हम देख रहे हैं कि इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी जाने गंवा रहे हैं, और इसमें सिविलियंस भी जो हैं उनकी जाने भी जा रही हैं। एहतशाम साहब, आप भी जरा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, एक बात तो डॉक्टर कमर ने बड़ी सही कही कि बड़े छोटे लोग हैं हमारे यहाँ माजरत के साथ जो बैठे हुए हैं, जो पैटी पॉलिटिक्स करते पैसों के और एक मखसूस पार्टी का नुक्ता नज़र लेके आगे जाते हैं। अभी देखें, चंद दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पाकिस्तान की तारीफ़ की थी, वो भी उनको हज़म नहीं हुई कि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान की कामयाबी हो, वो उसको भी नहीं देख पाते। मतलब हर क्राइसिस सिचुएशन से वो ज़ाती मफाद और पार्टी के मफाद देख रहे होते हैं। ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। आप ना देखें, सियासी जमातों में मुख्तलिफ औकात में टफ़ टाइम भी आए हैं। पीपल्स पार्टी पे आए, PMLN पे आए, JUI पे आए। कौन सी जमात है जिसने मुश्किल वक्त नहीं देखे? क्या उन्होंने कभी इस तरह किया कि वो रेड लाइन क्रॉस की? लेकिन हमने देखा है कि सोशल मीडिया ब्रिगेड जो तैयार करके भेजी है उन्होंने, वो जो सारा दिन झूठ बोल रहे होते हैं, उनको इस सिचुएशन में सही कह रहे हैं कि उनको कोई फिक्र नहीं है कि लोग बाजियाब हो जाएं, और ये दहशतगर्दी जो इतने बड़े पैमाने पे हो रही है इसको कैसे रोका जाए, वो नहीं, वो तो ये तलाश कर रहे हैं कि जी ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान या हमारे सिक्योरिटी के इदारे क्यों कामयाब नहीं हो रहे, या कामयाब हो रहे हैं तो उसमें कोई और चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। मेरा ख्याल है वक्त आ गया। देखें ना, पीका लॉज वगैरह तो अब चल रहे हैं ना, कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है। अब ये झूठ सच चल रहा है। फिर आप देख लें, हिंदुस्तान से आप देख लें, झूठे आप देख लें ट्विटर अकाउंट्स हैं, वहाँ से भी झूठ बोला जा रहा है। तो ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पर कौम को यूनाइट होने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब, ये जो कौम की यूनिटी की बात कर रहे हैं एहतशाम साहब, इसमें हुकूमत का आप समझते हैं इनके कंधों पर ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम पार्टीज को इनवाइट करें, जो डिवीजन है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और एक APC कॉल की जाए, और इस मसले पर जो है वो यूनिलैटरल एक्शन लेने की हम यूनिफाइड इस पे एक कैंपेन होनी चाहिए, एक्शन लेने की ज़रूरत है इस वक्त हमें। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आए एक नेशनल अप्रोच रखें। ये मुल्क हमारा है, इसको नेशनल अप्रोच, और नेशनल अप्रोच क्या है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे, स्टेक होल्डर्स मिल बैठे। हमने किससे लड़ना है? क्या आपस से लड़ना है कि इन दहशतगर्दों से लड़ना है? और क्या पूरी दुनिया में सिचुएशन चैलेंजेस आते नहीं है? क्या हर मुल्क के अंदर इस तरह के मामलात नहीं होते? सो बजाय इसके कि मौके की तलाश में रहना और उस वक्त हमला करना जब दुश्मन आप पे हमला कर रहा हो, और हमारे अपने हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने हैं सारे, और ये हम सब साथ हैं। अगर आपका किसी के साथ सियासी इख्तिलाफ है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप रियासत पाकिस्तान पे ही हमला कर दें। सो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हमारे लोग जो हैं वो ज्यादती कर रहे हैं। उन लोगों के साथ जो होस्टेज हैं, जो इस वक्त मुश्किल में हैं, उन फैमिलीज का साथ दें और इस वक्त मुल्क का सोचें। बिल्कुल होश के नाखून लेने चाहिए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि भारत का जो गोदी मीडिया है वो भी उछल उछल कर इस मामले को उछाल रहा है, और इस पर वहाँ पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर कमर चीमा साहब, इस अहम मामले पर हमारे साथ मौजूद थे। हम सब साथ ही रहेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अनदर स्टोरी विद अ न्यू गेस्ट। वेलकम बैक। PDMA यानी पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट किया है कि मौसम सरमा की बारिशें ना होने से खुश्क साली का खतरा बढ़ रहा है और मुल्क भर में शदीद खुश्क सर्दी है। सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक मुसलसल खुश्क मौसम ने किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। इन्हीं माहौलियाती तब्दीलियों ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब को भी बहुत मुतासर किया है। बारिशों में 42% तक कमी से जनूबी पंजाब में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि खित्ते को दरमियाने दर्जे के कहत का सामना है और पानी की अदम दस्तयाबी से गंदम की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फार्मर्स ने भी परेशान हैं, वो काफ़ी उनकी गंदम की पैदावार इससे काफ़ी मुतासिर हो रही है। जो लाखों रुपए किसानों ने लगाए थे वो ख़त्म हो गए हैं, ऊपर से गंदम का रेट भी कम कर दिया गया है। शदीद गर्मी और मुसलसल खुश्क साली की वजह से गंदम की फसल वक्त से पहले पक रही है, जिससे पैदावार में नुमाया कमी का भी खदशा है। माहिरीन का कहना है कि पानी के बहरान पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को फ्लड इरिगेशन से हटकर ड्रिप इरिगेशन और इसके अलावा दूसरे जो मामलात हैं वो जो आलमी सतह पर कामयाबी से इस्तेमाल भी हो रहे हैं।
पानी के बहरान पर अब किस तरह से काबू पाने के लिए जदीद आबपाशी निज़ाम और रीसाइकलिंग जैसी पॉलिसियों के साथ साथ फौरी कौन से इकदाम उठाने की इस वक्त ज़रूरत है, इसी पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब के साथ डॉक्टर मोहम्मद फैसल अली, क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। ये एक बड़ा अलार्मिंग इशू है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं और इस पर फौरी तौर पर अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, ये क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्राउट्स, कहत साली, जिस तरह के जितने भी मसाइल हैं, ये तो अब हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं जी। देखिए, इसके बारे में पेशगोइयाँ भी की जाती रही हैं। आप देखें कि गुज़िश्ता 50-60 साल के डेटा की बेस पे भी कुछ पेशगोइयाँ की गई थी कि पाकिस्तान की सूरत हाल इस कदर गंभीर होने वाली है, और कहत साली के हवाले से या ड्राउट्स के हवाले से भी ये तहकीकात की गई थी और ये पेशगोई की गई थी कि ये सूरत हाल इस तरह से परेशान कुन होगी। लेकिन अलमिया ये है कि ये सारी सूरत हाल हमें सामने थी, हमें नज़र आ रहा था कि इस तरह से होने जा रही है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होने जा रही है। लेकिन हमारी ज़रूरत के मुताबिक पानी के वसाइल को मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये हमारे लिए परेशान कुन सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। जी देखिए, प्लानिंग होनी चाहिए थी हमारी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक। हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की ज़रूरियात बढ़ रही हैं। इसका मतलब है ज़रूरियात के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा खुराक भी चाहिए उसके लिए। उतनी खुराक को पैदा करने के लिए आपको ज़्यादा वसाइल भी चाहिए। इंडस्ट्री को भी ज़्यादा पैदावार करनी है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए उसको भी पानी अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। तो इसका मतलब है कि हमारी आबादी 2 से 3 गुना हो गई, लेकिन हमारे पानी के वसाइल जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। कम से कम पानी के वसाइल 2 गुना हो जाते तो इसके अंदर परेशान कौन सूरत हाल ना होती कि ये ड्राउट्स के टाइम आते तो हम पानी किसी तरह से मैनेज कर लेते इस अरसे के दौरान। ठीक है, एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं? अभी एक तो ये वीट प्रोडक्शन में कमी की ये रीज़न भी है क्लाइमेट चेंज, और इस पर गवर्नमेंट बात भी कर रही है, बारहा वर्ल्ड बैंक से दरख्वास्त भी की जा रही है कि जी इस सिलसिले में हेल्प की जाए उनको। लेकिन अब किसानों की अगर हम बात करें, वो कह रहे हैं हम एक और मसला भी दरपेश है, वो ये कि गंदम का रेट भी कम कर दिया गया है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखिए, हम ना डॉक्टर फैसल कह रहे थे कि न्यू नॉर्मल है, तो मुझे तो न्यू एबनॉर्मल ये सब कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि जितनी खौफनाक सूरत हाल बनती चली जा रही है इससे पहले नहीं देखी थी। अभी आपने पर्टिकुलरली जिक्र किया है 3 अपना क्या कहते हैं डिवीज़न जो हैं जनूबी पंजाब के, जिसमें भावलपुर है, मुल्तान है, डेरा गाजी खां है, और 11 उसके आप डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वहाँ पे सूरत हाल इतनी तेज़ी के साथ ख़राब हो रही है, और आप देख लें 35% से ज़्यादा लोग वहाँ पे लोग रहते हैं। तो वहाँ पे अब जिस तरह कैनाल सिस्टम बिल्कुल कहते हैं बैठ गया है, वो काम ही नहीं कर रहा। अब कहा जा रहा है कि जब तक नया कैनाल सिस्टम नहीं बनाया जाएगा, वाटर मीटरिंग नहीं होगी, सूरत हाल ठीक नहीं होगी। ये डॉक्टर साहब जो बातें बता रहे हैं, एक अरसे से आप भी सुन रही हैं, आमना मैं भी सुन रहा हूँ, मैं ड्राउट है, फ्लड्स हैं, पॉपुलेशन का बढ़ना है। लेकिन इस इलाके में जो एक न्यू नॉर्मल या न्यू एबनॉर्मल चीज़ हुई है पिछले 3-4 सालों में, ये मुल्तान में ख़ास तौर पे जिस तरीके से आपने देखा बागों के बाग जो है ना आमों के ख़त्म करके वहाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई गई हैं, वो पैसा कमाया गया हुकूमती लोगों से मिल के, हुकूमती एहलकारों से, दफातर के साथ मिल के। इसने जो तबाही पैदा किया, मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा कोई कत्ल नहीं हो सकता जो कहा जाता है कि जो मौसम का हुआ, जो दरख्तों का वहाँ पे हुआ, जो ज़मीनों का हुआ। अब सवाल जो आप बात कर रही हैं वो भी सब एक बड़ी अहमियत वाली बात है। पिछले साल आप देख लें, जो हुकूमत ने 3900 रखी थी कीमत इसकी, गंदम की रखी थी पर 40 kg, और वहाँ पे 40 अपना 4000 सिंध में रखी गई थी पर 40 kg, और वो भी नहीं मिली थी। आपको याद है लोगों ने गंदम अपनी सड़कों पे ला के बेची थी, और 2200-2300 पर का अपना उसके हिसाब से उन्होंने बेची थी। अब सूरत से हाल यह है कि उनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया है कि अब वो क्या करें, पानी की कमी है, नई गंदम कैसे वो लगाएंगे। अबली जो थोड़ी सी बारिश हुई है वो कहा जाता है कि मुर्दा जो हमारी फसलें थी थोड़ी सी खड़ी हुई हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बड़ी नाकाफ़ी हैं। अब ये सूरत हाल जो कहत वाली पड़ रही है और पानी का ज़्या इतना ज़्यादा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा जो आप बात कर रही हैं किसानों की आमना, उनके लिए तो मुश्किल यह है कि बाअसर जो बड़े बड़े लोग हैं वो पानी ज़बरदस्ती ले लेते हैं हुकूमती महकमों से मिल के, और टेल एंडर, और ख़ास तौर पे जो बेचारे
छोटे काश्तकार हैं जिनका असर रसूख नहीं है, उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। तो मेरा ख्याल है होलिस्टिक अप्रोच जब तक नहीं ली जाएगी, मॉडर्न टेक्निक नहीं इस्तेमाल की जाएंगी, और मेरा ख्याल है ये जो आबादी तेज़ी से बढ़ रही है आमना, इसका देखने वाली बात है। वो क्लाइमेट चेंज, बारिशें कम हुई हैं और उसके बाद आप देख लें हमारी जो ग्लेशियर पिघलने चाहिए वो उस हिसाब से नहीं पिघले। चले वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। फैसल साहब, इनके अपने एंड पर अगर हम किसानों के अपने एंड पर बात करें तो ये खुद क्या इकदाम कर सकते हैं? जैसे हम बात भी कर रहे थे कि इंटरनेशनली जब ये मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई जा रही हैं जिनमें फ्लड इरीगेशन से हटकर ड्रिप इरीगेशन की जैसे मैंने बात की थी इंट्रो में, और सेंट्रल पाउट सिस्टम, अगर ये अपना लिए जाएं तो इसमें क्या रुकावटें आप समझ रहे हैं कि जिसकी वजह से हम उस जानिब नहीं जा पा रहे? अच्छा, आपके सवाल की तरफ आने से पहले शुरू में थोड़ा सा एहतशाम लग साहब ने बात की है, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। उन्होंने मुल्तान का जिक्र किया कि काफी ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल है। जी जी जी। अच्छा, मुल्तान की ये पूरे का पूरा जो रीजन है इसके अंदर मुल्तान के साथ बहावलनगर, बहावलपुर और फिर फैसलाबाद, जो तहकीक ये जाहिर कर रही थी, जो 1962 से 2017 तक के क्लाइमेट के डाटा के ऊपर ये इन्होंने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की गई थी कि ये पूरा जो खिता है, ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये हाईएस्ट वल्नरेबल सिटीज होंगे ड्राउट्स के लिहाज से। ये इसी वजह से ड्राउट के असरात आपको भी ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे इन्हीं इलाकों के अंदर। तो अब बात यह है कि किसानों को क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए। देखिए, इसमें सबसे अहम किरदार जो है ना इस वक्त, ये वाटर मैनेजमेंट और जदीद टेक्नोलॉजी की बजाय जो किसानों के लिए ज्यादा आसान सूरत हाल होगी वो ये है कि ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटीज जो हैं वो वसी पैमाने पर किसानों को जब फराहम की जाए, ताकि इसके तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़े तो वो फसल के अंदर ही इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि वो इतनी सख्त मौजूद हो, इतनी ताकत मौजूद हो कि वो इसका सामना कर सके या उसे बर्दाश्त कर सके। जहां तक ये ड्रिप इरीगेशन की बात है या इस तरह के दूसरे स्प्रिंकलर इरीगेशन या इस तरह के जदीद टेक्नोलॉजी के जितने भी तरीकेकार हैं वो करने तो आसान है, लेकिन पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल लैंड डायनामिक्स ऐसा है कि हमारे 89% के करीब किसान जो है वो 12 एकड़ से कम रकबे के मालिक हैं। तो इसके लिए हाई अपफ्रंट कॉस्ट चाहिए होती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो वो किसान अपनी सतह पे तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने किसी हद तक इसमें पानी की कमी, जी ये ज़राअत के पानी की कमी और लाइफ स्टॉक के लिए जो खतरा एक नया पैदा हो गया, आपके ख्याल में गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो शॉर्ट टर्म पे क्या कर सकती है? देखिए, फौरी तौर पर तो देखें पानी के वसाइल को ही मैनेज करने की जरूरत है। देखें, हम पानी का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। एक तो जो सरफेस वाटर हमें अवेलेबल होता है उसका, देखें वो पानी जब हमें अवेलेबल नहीं होता तो हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए, ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वो भी उसी तरह से बेदरेग अंदाज में किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इसी वजह से एक और जो तहकीक हमारे सामने आई है कि जो इंडस बेसन है हमारा, इसका जो एक्वाफर है वो दुनिया का सेकेंड मोस्ट स्ट्रेस्ड एक्वाफर है। यानी इसका मतलब है कि इसके ऊपर बोझ इतना ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि 60 से 70% जो है वो हमारी ज़राअत का पानी ग्राउंड वाटर से आता है। घरों में इस्तेमाल होने वाला भी 60 से 70% के करीब आता है। इंडस्ट्री तो सारा के सारा पानी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। तो कम से कम देखें, जैसे आपने खुद ये बात की थी, मेरा ख्याल है कि कंपेन्स बहुत ज्यादा चली हैं पानी के जिम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से हर सतह पे, लेकिन उनके असरात जो है ना वो बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं या उनके नताइज बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं हमेशा से इस बात की तायीद करता हूँ और इसको बड़े जोरों शोर से शदोमत के साथ पेश करता हूँ कि पानी की जो मुनासिब कीमत है उसका तयन होना चाहिए, उसे लागू किया जाना चाहिए और वाटर मीटर जो है ना वो किए जाने चाहिए। दुनिया भर में इसी तरह से पानी इस्तेमाल होता है और जितना पानी आप इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है। तो ये इकोनॉमिक वाटर प्राइसिंग करें किसी तरह से, इसके बगैर आप जिम्मेदाराना इस्तेमाल की तरफ नहीं आ सकते। जब जिम्मेदाराना इस्तेमाल नहीं होगा वसाइल का तो फिर इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। पानी के चार्जेस आमना बढ़ने चाहिए। पानी के चार्जेस इतने पुराने लिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है पानी के चार्जेस जब तक नहीं बढ़ेंगे, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं खत्म होगी, ये मसला मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी के साथ हल हो सकेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पानी के जो जी पानी की जो कीमत की बात की है इन्होंने, देखिए वो एक तो वो बहुत कम है, थोड़ा सा ये 2018-19 में या 20 में इनको रिवाइज भी किया गया है, लेकिन वो इसके बावजूद भी ना होने के बराबर है। फिर ये कि फ्लैट रेट है, यानी 1 एकड़ वाला किसान भी वही रेट पे कर रहा है, 50 एकड़ वाला भी वही रेट जो है वो पे कर रहा है। तो एक तो इसके रेट को रिविजिट करना चाहिए उसके इस्तेमाल के साथ साथ है।
देखिए इसका टोटल पोटेंशियल जो है, क्या कहते हैं कि पूरे सिस्टम का, वो 32 अरब के करीब है, जो अबियाना के इन बात की है अभी इन्होंने। सही। तो और इससे कलेक्शन हमारी अभी तकरीबन 1.5 से 2 अरब के करीब हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 अरब के करीब हो जाती होगी। और ये हमारी जितनी मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो उसका 10 से 15% भी कवर करती है उसके। ओके, थैंक यू सो मच। आप दोनों का टेक इस हवाले से आया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे, दीगर हम स्टोरीज उन पर डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मुल्क में गाड़ियों की फरोख्त अगर ईयरली देखी जाए तो बड़ी है, लेकिन मंथली सेल कम नजर आ रही है। पाकिस्तान ऑटो मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2025 में 17,000 गाड़ियां बेची गईं, जबकि फरवरी में गाड़ियों की फरोख्त में सिर्फ 12,000 ये नजर आई। रिपोर्ट ये भी बताती है कि एक साल में गाड़ियों की फरोख्त 24% बढ़कर 9,711 से 12,000 यूनिट से तजावुज कर गई है। अगर बाइक्स की बात की जाए तो इनकी फरोख्त एक माह में 9% कम हुई, जो जनवरी में 1,39,161 बेची गई। और फेब की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,26,699 फरोख्त हो सकी। ज़रूरी गाड़ियों में ट्रैक्टर्स की फरोख्त फरवरी 2025 में 44% कम होकर 1,534 यूनिट्स रही। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक और बसों की फरोख्त भी एक महीने में 22% कमी हुई, और जो जनवरी में अगर हम बात करें तो 621 यूनिट्स बेचे गए थे, फेब में 486 ही बेचे जा सके हैं। रवा माली साल के 8 माह में गाड़ियों की मजमूई फरोख्त 50% बढ़कर 89,770 यूनिट्स रही है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मशहूद खान साहब ने, ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी, इसकी वजूहात क्या देख रही हैं? मंथली जो बेसिस पर हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की फरोख्त में कमी आई है। नहीं, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। जो अभी आप मुवाजना कर रहे हैं, जनवरी क्योंकि साल का फर्स्ट मंथ है, तो मोस्टली लोग यही करते हैं कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में गाड़ी ज्यादा परचेज कर लेते हैं, वही ज्यादा इम्पैक्ट नजर आता है। इसीलिए आपको जनवरी में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको गाड़ियां नजर आ गई। जो एवरेज मंथली सेल होगी, नो डाउट कि पिछले साल के मुकाबले में बेहतर है। अगर हम 12,000 का, जैसे भी आप कह रही हैं, 12,000 की क्वांटिटी को मेंटेन करने में कामयाब होते हैं अगले 4-5 महीने और बजट तक, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड कहलाया जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर 2024 जून में अगर आप देखें तो इंडस्ट्री की जो, स्पेशली मैं कार इंडस्ट्रीज की 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, तो उनका वॉल्यूम कोई ज्यादा नहीं था। 80,000 गाड़ियां हमने साल में बनते हुए देखी हैं। तो उसके मुकाबले में ये साल बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अभी उससे थोड़ा बेहतर 1,20,000 1,15,000 पे आप पहुंचेंगे। और उसकी रीजन का साइज ये नहीं, मार्केट का साइज ये, मार्केट 2.5 लाख का वॉल्यूम हमारी कैपेसिटी है पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल्स की, जो कि बेंचमार्क कहा जा सकता है। उस बेंचमार्क से तो हम अभी भी कोसों दूर रहेंगे, मगर पिछले साल के मुकाबले में बेहतर नजर आएगा। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ऑटो इंडस्ट्री बेहतर परफॉर्म कर रही है पिछले साल के मुकाबले? बेंचमार्क नहीं, बेंचमार्क से फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से हम समझते हैं कि बेहतरी है, जिनको अगर हम और बेहतर करें तो उससे बूस्ट किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को? सबसे पहला जो काम था वो हमारा है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। देखिए, जो बेचैनी थी ना पिछले 2-2.5 साल में, उसने आपको बहुत डिस्टर्ब किया पाकिस्तान की इकोनॉमी में। फिर इकोनॉमी में आप अपना देखें, लास्ट ईयर जो आपके रिजल्ट्स हैं उसमें इन्फ्लेशन भी आपका रिकॉर्ड, कभी मेरे ख्याल से इतना हाई नहीं रहा होगा जो पाकिस्तान की तारीख है। पिछले सालों में हमने देखा कि 40+ का इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट रेट आपका 24, मतलब हर चीज आपकी हाई साइड पे थी। अब पिछले 1 साल के दौरान जो चेंजेस आई हैं, पॉलिटिकली थोड़ी सी स्टेबिलिटी नजर आ रही है, थोड़ा सा इकोनॉमी में बेहतर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस आप समझते हैं इंप्रूव हुआ है? इसका फर्क पड़ेगा जी। इसी वजह से आप समझते हैं कि कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव हुआ है मार्केट में? डेफिनेटली 24% पे तो कोई गाड़ी नहीं लेगा। 1 लाख की गाड़ी है, 24% इंटरेस्ट रेट है, तो 24% मुझे बैंक को देना है, उसमें तो फिजिबिलिटी बनती नहीं थी। अभी 12% पे इंटरेस्ट रेट है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि शायद जून तक ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। सिंगल डिजिट में आएगा तो और बेहतरी आएगी। तो ये अभी चैलेंजेस, अभी ये नहीं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में खत्म हो गए, चैलेंजेस अपनी जगह हैं, मगर थोड़ा रिड्यूस हुआ है, इसलिए इकोनॉमी मूवमेंट आपको यह हरकत नजर आ रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ हरकतें हो रही हैं जिससे बेहतरी नजर आ रही है। अच्छा, पहले तो हम ये देखते थे बीच में बेहतर एक टाइम ऐसा आया था कि जो गाड़ियों के न्यू वेरिएंट्स थे या मॉडल्स थे वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना बंद कर दिए गए थे। अब उसमें बेहतरी आई है कुछ?
नहीं, आप पिछले 2024 में देखें, मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में हर OEM जो गाड़ी बनाने वाला है उसने अपनी नई नई गाड़ियां लॉन्च की हैं। उसमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रेंड नजर आया पिछले साल में। 2024 दिसंबर तक हमें हाइब्रिड की व्हीकल्स लॉन्चिंग होते हुए नजर आई हैं। तो लोगों ने, ऑडियंस ने, अपने जो कंज्यूमर है हमारा, वो कंज्यूमर यकीनन देख रहा है। और उसके फ्यूल बेस्ड व्हीकल्स भी हैं, उसके पास हाइब्रिड भी है, अब उसके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। वो चूज एंड पिक करेगा कि उसके लिए लॉन्ग टर्म क्या फायदा देगी वो गाड़ी, जिस गाड़ी में वो इन्वेस्टमेंट करे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हुए एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं जो कि एक इशू भी है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जेंडर बेस्ड वेजेस में सबसे ज्यादा फर्क वाले ममालिक में से एक है, जहां ज्यादातर शोबों में खवातीन की सैलरी मर्दों के मुकाबले में 25% तक कम है। उजरत में ये फ़र्क तालीम, तजर्बे, काबिलियत या महारत की बजाय सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो औरतें हैं। पाकिस्तान में तनख्वाहों में फ़र्क माजी के मुकाबले में कुछ बेहतर तो हुआ है, लेकिन ये अब भी दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में 30% के मुकाबले में श्रीलंका में ये शरह 22% है, नेपाल में 18% है और हैरत अंगेज़ तौर पर बांग्लादेश में -5% है। यानी बांग्लादेश में ख़वातीन की सैलरी मर्दों के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। तनख्वाहों में इतना ज़्यादा फ़र्क ख़वातीन की मर्दों के शाना बशाना काम करने की हौसला शिकनी करता है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में पहले ही ख़वातीन को आगे बढ़ने के जो महदूद मौक़े हैं वो मुयस्सर हैं। बेशुमार समाजी मुश्किलात का मुकाबला करने के बाद अगर कोई खातून नौकरी हासिल करने में कामयाब होती है तो उसे उजरत के मामले में इम्तियाजी रवैये का निशाना नहीं बनना चाहिए। ख़वातीन को तरक्की और सैलरी के मुसावी मौक़े की फराहमी आईनी तकाज़ा है जिसकी हर सूरत तामील होनी चाहिए। साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।